नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद क्या होता है? प्रमोशन होता है, एसोसिएट बनते हैं, उसके बाद प्रोफेसर। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस बीच में मेरे पास प्रश्न जो आए हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में आए हैं, तो आज की वीडियो में मैं एसोसिएट प्रोफेसर पर ही बात कर रही हूँ कि कब बनते हैं, कितना टाइम लगता है और क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है एसोसिएट बनने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाते हो, उसके लगभग 4 साल बाद आपका पहला इंक्रीमेंट का प्रमोशन होता है। उसके 4 साल के बाद आपका दूसरा इंक्रीमेंट का प्रमोशन होता है और उसके 4 साल के बाद आपका एसोसिएट प्रोफेसर बनने का जो प्रमोशन है वो होता है। मतलब 4+4+4 मतलब कुल मिलाकर के 12 साल बाद अगर आप कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो सेम इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनने के लिए आपको 12 साल का अनुभव प्लस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। यदि आप कहीं और अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जैसे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में डायरेक्ट वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आपको 8 साल का एक्सपीरियंस प्लस ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मतलब एपीआई स्कोर जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा? अगर आप सेम इंस्टीट्यूट में हो तो 4+4+4 मतलब कुल 12 साल, और अगर आप अदर इंस्टीट्यूट में जाकर के अप्लाई करना चाहते हो फ्रेश पोस्ट पे तो आप 8 साल के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, और टाइम के साथ और क्या क्या चीजें लगती हैं जो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि टाइम हो गया उसके बाद सीधे आपका प्रमोशन हो जाएगा, नहीं। 12 साल के बाद एक कमेटी प्रॉपर बैठती है। कमेटी वो शासकीय कमेटी होती है जो आपके पूरे काम को रिवाइज करती है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। वो उस कमेटी के पास होने के बाद उस कह सकते हैं फॉर्मल जो कह सकते हैं कि एक वाइवा टाइप का होता है, उसमें पास होने के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो। तो उस कमेटी में क्या चाहिए होता है? आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके कुछ एपीआई स्कोर भी जरूरी होते हैं। क्या है वो एपीआई स्कोर? इसमें सबसे पहले तो आपका पीएचडी जरूरी होता है, जो कि पीएचडी इसके पहले के प्रमोशन में भी होता है, तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होगी। ठीक, पीएचडी प्लस 7 जर्नल आपके प्रकाशित होने चाहिए। 7 आर्टिकल, 7 लेख जो हैं वो आपके प्रकाशित होने चाहिए। 7 लेख जो फ्रेश हो, ऐसा नहीं कि आपने पहले किसी इस प्रतियोगिता में या फिर अपने अनुभव में लगा चुके हो, नहीं, ये फ्रेश होने चाहिए। ठीक, और ये भी मेंशन है यूजीसी के रूल में कि ये सातों किसी एक ही जर्नल के नहीं हो सकते हैं, ये सातों 3 अलग अलग जर्नल के होने चाहिए। और ये जो जर्नल है जहां पे आपके लेख प्रकाशित होंगे वो या तो यूजीसी केयर लिस्टेड होंगे या पीयर रिव्यूड के होंगे। केवल आईएसएसएन नंबर जो होता है, आईएसएसएन नंबर वहां पे प्रकाशित करने से कुछ नहीं होगा, वो आपके केयर लिस्टेड या पीयर रिव्यूड होने चाहिए। ठीक, इसके अलावा आपका एक रिफ्रेशर कोर्स भी जरूरी होता है, एफआईपी, जो कोई आपको अपने सब्जेक्ट के लिए करना होता है, उसका सर्टिफिकेट भी जरूर होता है। ये रिफ्रेशर कोर्स के लिए अगर आप कहेंगे तो रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। जो भी इस प्रोफेशन में है वो अब तक थोड़ी बहुत तो जानते होंगे कि रिफ्रेशर कोर्स जो होता है वो जरूरी होता है, उसका सर्टिफिकेट जरूरी होता है एसोसिएट के प्रमोशन के लिए। ठीक, उसके अलावा क्या जरूरी होता है? उसके अलावा होता है एक कैश, जो संस्था होती है, आईक्यूएसी कमेटी होती है, जिस भी संस्थान में आप हो, संस्थान की होगी, उस विभाग की होगी, जो आईक्यूएसी कमेटी होती है, उस कमेटी का संस्तुति पत्र मतलब सेटिस्फेक्शन जो सर्टिफिकेट है वो उस कमेटी का होना चाहिए। कमेटी क्या करती है? ये आपके अब तक के कार्यकाल को देखती है कि क्या चीज ठीक है क्या नहीं है, और साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करती है आपके प्रमोशन के वाइवा के लिए, कमेटी के लिए। ठीक, उसका तो ये सारी चीजें मिला करके प्लस आपका जो अनुभव है वो ये बेसिक जरूरत है आपके प्रमोशन के लिए, इतना तो होना ही चाहिए। हाँ, इसके अलावा यदि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ और आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया है, कुछ किताब लिखी है, ये जो होगी वो डिजायरेबल है। लेकिन इतनी ये जो 3 चीज है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रमोशन के लिए। ठीक, उसके बाद कमेटी होती है और कमेटी की संस्तुति के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने के बाद के क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा होता है सैलरी का। मेरे पास जो सवाल आए थे, सबसे ज्यादा सवाल सैलरी को ही लेकर के आए हैं।
सैलरी कितनी बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन में सैलरी अच्छी खासी हाइक करती है। ठीक, तो ग्रेड पे क्या है, ग्रेड पे 8,000 जो आपका पिछले प्रमोशन में हो चुका है, 8,000 से हम 9,000 ग्रेड पे में जाते हैं। यहां पे बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 8,000 ग्रेड पे से 9,000 ग्रेड पे। लेकिन जो आपका मूल वेतन है वो कितना बढ़ जाता है, 79,800 से 1,31,400 का डिफरेंस हो जाता है। ये लगभग 51,400 का डिफरेंस आपको यहां पे दिखेगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो होता है वो केवल मूल वेतन में है ये। ठीक, अब इस मूल वेतन पे आपका डीए लगेगा, डीए भी लगभग तब आपका दोगुना के लेवल बढ़ेगा, और जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो आपके इस मूल वेतन पे लगते हैं। ठीक, तो कुल मिला के जो लास्ट में आपकी सैलरी बनती है वो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख तक आराम से बन सकती है, सारे अलाउंसेस मिला करके। तो सैलरी जस्ट डबल हो जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है उसके जस्ट डबल हो जाती है। और ये पूरी, अगर मैं कहूँ कि प्रोफेसर्स की नौकरी का या असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी का सबसे बड़ा हाइक असिस्टेंट से एसोसिएट के बीच में जाकर के ही होता है। ये सैलरी का सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा और भी फायदे हैं, जैसे अब आप किसी भी संस्था में जब इंटरव्यू वगैरह होता है या कमीशंस होते हैं, उस कमीशन में आप एज ए चेयरमैन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक, अभी उसके पहले तो केवल बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद एसोसिएट बनने के बाद आप चेयरमैन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं जो एसोसिएट के लिए ही होते हैं, असिस्टेंट के लिए नहीं होते। उन सभी प्रोजेक्ट के एलिजिबल हो जाते हो। पीएचडी में आपके कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। ठीक, ये और उसके बाद और सारे जो संस्थाएं होती हैं उसमें आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफ स्टडीज या हेड ऑफ बोर्ड जो होते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे फायदे हैं जो एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों होते हैं। ठीक, तो सैलरी के अलावा, सैलरी तो अच्छा खासा हाइक है ही, लेकिन सैलरी के अलावा ये भी आपका फायदा होता है। ठीक, तो अभी तक जो मेरे पास प्रश्न आए थे एसोसिएट प्रोफेसर से रिलेटेड, उसमें से कुछ प्रश्न का जवाब लेकर के मैं इस वीडियो में आई। और भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं या फिर फॉर्म कैसा लगता है, फॉर्म क्या भरना पड़ता है, इन सब को लेकर के यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछें। वापस से हम इस वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। तो सभी जो भी इस प्रोफेशन में लगे हुए हो, आप सभी एक बेहतर दिशा में जा रहे हैं। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को तैयारी के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया।